हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लाइट की लेक्चर सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पर। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये समझिएगा कि टर्म्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो टॉपिक को स्टडी करते वक्त कुछ टर्म्स जो फ्रीक्वेंटली उसमें यूज हो रहे हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो अगर आप नाम शब्द का मतलब ही नहीं समझते होगे तो आप सामने से उसे अपना नेम बताओगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ टर्म्स जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होंगे लाइट की स्टडी में, स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी में, आज इस वीडियो में हम उन्हें बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला टर्म जो आ रहा है वो है पोल। पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोल होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज द geometric center, it is the geometrical center of reflecting surface of a spherical mirror। किसी भी एक स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसे हम कहेंगे पोल। अगर इसे बनाना चाहे हम तो किस तरीके से बनाएंगे। यहां पर ये कौन सा मिरर बनाया, सभी को पता होना चाहिए, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आगे वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, पीछे वाली सरफेस पेंटेड, कोटेड या सिल्वर्ड सरफेस। तो इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल इसके सेंटर पर सिचुएटेड होगा पोल। यहां पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही बात बनाना चाहें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी आगे की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा पोल। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है पोल। पोल किसी भी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अच्छा, हम यहां टर्म यूज कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, हमने सिर्फ सेंटर नहीं बोला। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई मिरर है, अगर कोई मिरर ऐसे सामने करके आप देख रहे हो तो मिरर में जो सरफेस होगी उस सरफेस का सेंटर आप कैसे निकालोगे। जाहिर सी बात है, जो सामने सरफेस आपको दिख रही होगी वो सामने की सरफेस ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होगी और अगर कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एक रेक्टेंगल का सेंटर आप कैसे निकालोगे, बाय इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यानी इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही है कहीं ना कहीं कि नहीं। अगर ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, थ्रू ज्योमेट्री हम इसका सेंटर निकाल रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, वर्ड यूज किया जाएगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिए अगला टर्म यहां पर क्या आएगा। अगला टर्म आपको समझना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए अगर इस शब्द पे ही आप ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि मिरर का जो कर्वेचर है, मिरर का जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को अगर हम समहाउ कंप्लीट कर पाते हैं। भाई अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से काट कर बाहर निकाले गए। तो यहां पर अगर हम इसे कंप्लीट करें कुछ इस तरीके से डॉट डॉट बनाकर अगर इसे कंप्लीट किया जाए तो ये बनेगा तो सर्कल ही, और अगर सर्कल बनेगा तो उस सर्कल का कुछ सेंटर होगा। बस उसी सेंटर को हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और कैपिटल सी से बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज डिफाइंड एज the center of that sphere। it is defined as the center of that sphere of which
मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ, एक ऐसा सेंटर या वो सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर कभी पार्ट रहा होगा। मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ लिखा है मैंने, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसे डायग्राम में दिखाना चाहे बेटा तो इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे अगर कुछ इस तरीके से, तो यहां कहीं बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और अगर इस सर्कल को हम कंप्लीट करते पूरा ऐसे तो यहां कहीं आगे बनता सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आई होप ये दो डेफिनेशंस, ये दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से। आगे समझेंगे अगला टर्म। अगला टर्म क्या आएगा बेटा? अगला टर्म आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन इसे कुछ इस तरीके से करेंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line joining center of curvature, joining center of curvature to pole, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, इसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए डायग्राम में इसे समझते हैं कहां पर प्रेजेंट होगी। ये बनाया हमने कौन सा मिरर? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में यहां होगा पोल, यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से और इस लाइन को कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर यही सेम कहानी कॉन्वेक्स के लिए समझना चाहें तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने यहां कहीं बना दिया पोल, यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। यानी एक लाइन जो सी को पी से कनेक्ट कर रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर यहां पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दैट लाइन इज इमेजिनरी। ये लाइन जब आप मिरर उठाओगे कभी, अगर आप अपनी फिजिक्स लैब में गए, स्कूल में या कहीं पर भी, तो अगर आप मिरर देखते हो तो मिरर में तुमको ये लाइन बनी हुई नहीं दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम रे डायग्राम के रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। अभी आगे आपको ये बात पता चलेगी। यानी रे डायग्राम्स जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, उसका बेस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस यूज करते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन। दूसरी बात, ये एक लाइन है। अब इसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है। लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होगी, यानी आप इसे सी से चाहे जितना मर्जी आगे ले जाओ कोई नहीं रोकेगा, पी के चाहे जितना मर्जी पीछे ले आओ कोई नहीं रोकेगा। यानी कि ये इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन होगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी यानी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसे बनाते हैं। दूसरा, ये लाइन है, लाइन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, याद रखिएगा। चौथा टर्म आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? ध्यान दीजिएगा, सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, या फिर आप अगर इस शब्द को पकड़ पा रहे हो तब भी आप समझ जाओगे रेडियस। जो स्फीयर था, जिस स्फीयर का सेंटर था भाई, उस स्फीयर में, उस सर्कल में रेडियस भी तो होगी। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस
between center of curvature and pole. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इट इज defined as the radius of that sphere of which mirror was a part of। वही वाली बात कि हमने इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एक ऐसे स्फीयर की रेडियस है जिसका मिरर कभी पार्ट रहा होगा, है ना, क्योंकि कट करके उसे अलग कर लिया। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट कर लीजिए दोनों बातें। कॉन्वेक्स में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आर। वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसे। अगला टर्म समझिए। इसके बाद आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस, या फिर इसी को कहेंगे फोकल पॉइंट, या फिर इसी को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है या फिर फोकल पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले अगर इसको हम डायग्राम से समझें, फिर डिफाइन करते हैं। अगर इसको डायग्राम से समझें तो यहां पर अगर एक कॉनकेव मिरर बनाया हमने, बेटा कॉनकेव मिरर बनाया, यहां पर कहीं पोल होगा, सभी लोग साथ में बताएंगे, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहां पर अगर कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ मिरर, तो हम ऐसा मानते हैं कि लाइट रेज आती हैं बिल्कुल पैरेलल, सीधी लाइट रेज चली आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से पास करेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, यानी कि अगर कभी किसी स्फेरिकल मिरर पर लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर इकट्ठा हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट को कहेंगे फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये कहानी थोड़ा कॉन्वेक्स में बेटा बदल जाएगी। कैसे? मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में यहां कहीं हमने पोल बनाया, यहां कहीं हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। भाई जैसा कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि जो इकट्ठा करे लाइट रेज को। लेकिन अगर आप ध्यान दो कॉन्वेक्स मिरर पर, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि ये लाइट को इकट्ठा नहीं करेगा, ये लाइट को दूर भेजेगा। अगर ये लाइट को दूर भेज रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट तो कर नहीं जाएंगी। ये बात हमने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझाते वक्त भी आपको बताई थी कि ऐसा नहीं होगा कि लाइट रेज आगे गई और फिर ऐसे जाके मिल गई, नहीं। तो इनका वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा और वर्चुअल इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होगा उसे कहेंगे फोकस। है दोनों फोकस, ध्यान से समझना बेटा, है दोनों फोकस, लेकिन दोनों के फोकस में अंतर है। अंतर क्या है? अगर हम बात करें
कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो एक रियल फोकस है, यानी यहां पर लाइट रेज एक्चुअली आके मिल रही हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा फोकस है, वो एक वर्चुअल फोकस है। लाइट वहां मिल नहीं रही है लेकिन मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहां हमने जबरदस्ती नहीं इंटरसेक्ट कराया। ठीक, ये बात समझ में आई होप आ गई होगी। तो पहले आप ये फिगर बना लो दोनों, उसके बाद हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा। आराम से साफ सुथरा फिगर बनाइएगा अपनी कॉपी में। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ए पार्ट फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे फोकस को, ध्यान देना बेटा। इफ लाइट रेज आर इंसिडेंट, इफ लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू principal axis, if light rays are incident parallel to principal axis, then after reflection from mirror, they actually meet at a point on principal axis. They actually meet at a point on principal axis known as focus. फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसमें हमने साफ तौर पे वर्ड मेंशन किया था, they actually meet at a point। ये they actually meet at a point यानी वाकई में बेटा इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर डिफाइन करते वक्त क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस डिफाइन करते वक्त क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ लाइट रेज आर इंसिडेंट, if light rays are incident parallel to principal axis, then after reflection they appear to meet, means they are not actually meeting but they appear to meet। मतलब एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, वाकई में मीट नहीं कर रही है, मीट करती हुई सिर्फ दिखाई दे रही हैं। दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस known as focus represented by कैपिटल F। जल्दी से नोट कर लें, फटाफट जल्दी से नोट करें। फोकस क्लियर हो गया, फोकस या फोकल पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद दो छोटे छोटे टर्म्स और बचे हैं, टोटल 7 टर्म्स होते हैं। इसके बाद टर्म आता है फोकल लेंथ, टर्म आएगा इसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये बात। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां पर हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया,
कॉनकेव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी, ये पोल बना, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं फोकस। तो F से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, सिंपल। और इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में यहां बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं फोकस, उसके बाद स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दी फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ के बाद आखिरी टर्म आता है अपर्चर। अपर्चर क्या है? अपर्चर, अब देखिए अपर्चर को कैसे डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें आउटर मोस्ट एक्सट्रीम्स की, यानी जो मिरर है, ये मिरर का एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर की लेंथ है वो टोटल यहां A से शुरू होगी, B पे खत्म हो जाएगी। तो अपर्चर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ मिरर। किसी मिरर की दो एक्सट्रीमिटीज जो है, एक्सट्रीम्स जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे अपर्चर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जितनी लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे अपर्चर। बट रिमेंबर वन थिंग, यहां पर लेंथ हमें ऐसे नहीं निकालनी है कि ये अपर्चर, ये सीधा वाला अपर्चर नहीं होगा जी, नहीं। यहां पर आपको इसी कर्व की लेंथ निकालनी होगी। अब कर्व की लेंथ कैसे निकालोगे? कर्व की लेंथ निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप एक थ्रेड ले लीजिए। लैब में अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये चीज आप पाओगे। एक थ्रेड हम लोग लेते हैं और थ्रेड से इसे कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, यानी थ्रेड को कर्व करके रख लेते हैं। फिर उस थ्रेड को सीधा कर लिया और उसको मेजर कर लिया। ये लेंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रिमेंबर वन थिंग, मुझे इस कर्व की ही, इस आर्क की ही लेंथ चाहिए, उसी को अपर्चर बोलेंगे। तो टोटल यहां पर 7 टर्म्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़े। पहला टर्म था पोल, दूसरा टर्म था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा टर्म था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आया फोकस, फोकस के बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बाद अपर्चर। टोटल 7 टर्म्स हैं। बहुत ध्यान से एक एक टर्म्स को समझना है आपको, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली इन 7 में से कोई एक डेफिनेशन पूछ ही ली जाती। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।